आज के इस सेशन में हम संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब ये संघवाद क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसी के बारे में आज का सेशन रखा गया है। तो सबसे पहले हम संघवाद या फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो संघवाद विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज में एकता स्थापित करने का माध्यम है। जो संघवाद है वो एक माध्यम मात्र है किसी विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज में यूनिटी स्टैब्लिश्ड करने का। उसके बाद में जो एक संघवाद है वो एक संस्थागत, एक इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है। अब ये राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी है? जो पहली होती है वो केंद्रीय स्तर की, जिसे कि हम केंद्र सरकार बोलते हैं, और दूसरी जो प्रांतीय स्तर की होते हैं उसे राज्य सरकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में हमारे देश में जो केंद्र सरकार है वो कौन है? केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं हम उनको, वो कौन है? मोदी जी। वहीं अगर अपन प्रांतीय स्तर पर देखें तो राज्य सरकार में जो हमारे सीएम हैं वो कौन है? ताऊ जी। कौन? अशोक गहलोत जी। इनको तो सब जानते होंगे, नहीं जानते वो उनकी गलती है। इस व्यवस्था को हम दोहरा शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। जो दो राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करने वाली प्रणाली है उसको हम दोहरा शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शक्तियों का जो विभाजन होता है वो प्रांतों व केंद्र के मध्य होता है, और जो ये शक्तियाँ होती है वह स्वयं में क्या होती है? स्वायत्त होती है। स्वायत्त का मतलब ये फ्रीली काम करती है। कौन से कलर से हाईलाइट करें? अब इसी के बाद हम देखते हैं जो संविधान, संघवाद का जो मूल है, मतलब जो संघवाद की जड़ होती है वो लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, और जो कि संघीय शासन व्यवस्था का आधार है। अगर हम संघवाद के आधार की बात करें, जो संघवाद है वो आधार या उसकी नींव क्या है, तो वो क्या होती है? संविधान। संविधान ही संघवाद को जन्म देता है और इसका भरण पोषण करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संघवाद में सर्वोच्चता किसकी होती है, तो वो संविधान की होती है। उसके बाद में जब उसका आधार हमें पता चल गया, तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया जाता है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है? ये इनकी निगरानी रखती है, इन्विजिलेट करती है, इनकी देख रेख करती है कि ये कई संविधान के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, और संविधान की समय समय पर व्याख्या भी करती है, और ये निर्धारित भी करती है कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास होगी और कौन सी राज्य के पास, और इनका ये दुरुपयोग नहीं होने देती। उसी के बाद जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें संसद के दो सदन होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। पहला सदन होता है लोकसभा, और जो दूसरा सदन होता है उसे हम कहते हैं राज्यसभा। अब जो उच्च सदन होता है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होता है। जो राज्यसभा होती है इसमें भी राज्य से सदस्य मनोनीत होते हैं, और चयनित भी, निर्वाचित भी होते हैं। जो राज्यसभा होती है इनका जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। और वहीं अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा में हमारे क्षेत्रीय जो सांसद होते हैं वही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वही कैबिनेट के अंदर जाते हैं। तो ये सांसद हमारा प्रतिनिधित्व, जो राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, वो केंद्र में सुनिश्चित करते हैं। अब सवाल आता है कि संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई? क्या हम एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं अपना सकते थे? हमें संघीय शासन व्यवस्था अपनाने की ही ज़रूरत क्यों पड़ी? संघवाद लाने का कारण क्या था?
तो उसकी बात करते हैं। तो जो भारत है वो एक उपमहाद्वीप है, एक विशाल क्षेत्र है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। ये सबको पता है कि हमारा जो देश है उसमें अलग अलग लोग पाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कई जगह बोलियां अलग अलग होती है। तो दूसरी बात यहाँ आती है, अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं और देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी भी निवास करते हैं। अब ये जो तथ्य हैं ये हमारे देश में क्या लाते हैं? विविधता। तो इन्हीं विविधताओं को एकजुट, फॉर एग्जाम्पल ये ए समूह के लोग हैं, ये बी, ये सी और ये डी। ये सब अलग अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनकी भाषा अलग है। तो अगर इनको एक जगह संगठित करना है तो उसी के लिए एक व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। ये जो विविधताएं हैं इनको जब एक इनका यूनियन बनाना पड़ेगा, इनको एक करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो प्रणाली लाई गई उसे हम क्या बोलते हैं? संघवाद। तो संघवाद क्या करता है? विविधताओं में एकता लाने का प्रयास संघीय शासन व्यवस्था द्वारा किया जाता है। और जो हमारे भारत के संविधान में जो एक बात आती है, हमारे भारत को कहा गया है विविधताओं में एकता, तो ये उसी के अनुरूप कहा गया है, इसी संघीय शासन व्यवस्था के लिए कहा गया है। उसके बाद में आती है कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या होती है। हमने संघात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन किया है कि उसमें क्या क्या होता है, उसे हम जानते हैं। तो अब हमें ये जानना होगा कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो क्या होगी। जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो उसका सबसे पहला गुण होता है वो होता है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य होता है वो केंद्र के अधीन होता है। मतलब इसमें केंद्र जो होगा वो उच्च स्तर होगा और जो राज्य निम्न स्तर होगा, और केंद्र का पूरा प्रभाव राज्य के ऊपर रहेगा। फिर उसमें तीसरा पॉइंट आता है जो स्थानीय इकाई होती है, जो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, ये जो स्थानीय इकाइयाँ होती है, और जो राज्य होता है, इनको जो भी पावर प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? केंद्र से। तो शक्तियाँ केंद्र से प्राप्त होती है। अब वर्तमान में ऐसे कौन से देश हैं जहां एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है? तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम इत्यादि में एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश नहीं है, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है। अगर ये तीन आ जाए, मोस्टली ये तीन ही आएंगे, तो ये तीन आ जाए तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। अगर इनके अलावा कोई आता है जैसे भारत है, तो भारत एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आता है कि हमारा जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता होती है, और जो संविधान होता है वो एक ही संविधान होता है। केंद्र का अलग और राज्य का अलग संविधान नहीं होता। इनको दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है वो क्या होती है? संविधान। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो विशेषताएं हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं संघीय है और कौन कौन सी विशेषताएं उसमें एकात्मक है। तो सबसे पहले हम संघीय विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहली संघीय विशेषता ये है कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, अर्थात जो शक्तियों का स्रोत है वो क्या है? संविधान। दूसरा आता है कि हमारे जो देश है उसमें लिखित और कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। उसमें ऐसा कतई नहीं होता कि केंद्र के पास ही पूरी ताकत है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। उसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि कठोर प्रक्रिया होती है। हमारे देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इसीलिए यह भी कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। उसी के बाद हमारे देश में दोहरी विधायिका और दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी विधायिका से तात्पर्य राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा।
ये हो गया। फिर उसमें केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद। जो केंद्र होता है वहाँ लोकसभा और राज्यसभा के पास कानून बनाने के अधिकार होते हैं, वहीं सिमिलर जो राज्य होते हैं वहाँ विधानसभा और विधान परिषद कानून का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आता है कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखती है। न्यायपालिका को ये अधिकार दे रखा है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती है कि यहाँ पर संवैधानिक जो गड़बड़ी हुई है, अगर किसी कानून में अगर संविधान के खिलाफ है या संविधान के विरुद्ध है या संविधान के किसी भाग का अगर वो उल्लंघन करता है तो इसकी व्याख्या न्यायपालिका कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है या फिर उस कानून का निषेध कर सकती है। उसके बाद में हमारे देश में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, और जो ये स्पष्ट विभाजन होता है वो हमारे संविधान की अनुसूची जो 7 है उसमें वर्णित है। अनुसूची 7 में कहा गया है कि एक राज्य सूची होगी, एक संघ सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी और इनमें कुछ विषय होंगे। जो राज्य सूची होगी उन पे राज्य कानून बना सकता है। संघ सूची में केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये भी क्या संघीय विशेषता है हमारे देश के संविधान की। उसके बाद में हमने संघीय व्यवस्था देख ली, लेकिन हमारे देश के संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हैं, उन्हीं को हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है हमारा यहाँ एकल संविधान है, केंद्र और राज्यों का संविधान अलग अलग नहीं है। दूसरी बात एकल नागरिकता, यहाँ राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, यहाँ नागरिकता केवल भारतीय होगी, ना कि पंजाबी, गुजराती या महाराष्ट्री। तो ये नागरिकताएं नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ एकल न्यायपालिका है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो एकल न्यायपालिका क्यों? क्योंकि ये एकीकृत है, इनकी जो पूरी शक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में निहित है। यहाँ सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट, अतः इसे हम एकल न्यायपालिका कह सकते हैं। जो केंद्र की विधायी शक्तियाँ हैं वो राज्यों की तुलना में अधिक है। अब विधायी शक्तियाँ कौन सी होगी? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 252, ये विधायी शक्तियों को बताता है जो कि राज्यों की तुलना में अधिक है। उसके बाद बात आती है कि जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित होती है, जैसे IAS और IPS जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, और उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यों में कार्यरत रखा जाता है। उन पर राज्य का नियंत्रण ना होकर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। उसी प्रकार फिर आता है जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र की सर्वोच्चता है। माना कोई विषय है, इस विषय पे राज्य ने कानून बनाया और इस विषय पे केंद्र ने कानून बनाया, तो यहाँ पर राज्य का जो कानून होगा उसे रद्द करके केंद्र सरकार के कानून को ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ समवर्ती सूची में जो सर्वोच्चता होगी वो केंद्र सरकार की होगी। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। अगर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा अगर कोई विषय आता है तो उसकी शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, उस विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ। जैसे साइबर सेल जो कि एक अवशिष्ट विषय था, उस पर केंद्र सरकार द्वारा विधि निर्माण किया गया। फिर आता है जो राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य में, उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। यह भी हमारे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। उसके बाद आता है जो केंद्र होता है वो राज्य के नाम, सीमा और आकार में परिवर्तन कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 3 के तहत कही गई है। और हमारे देश में एकल निर्वाचन आयोग है। अब किसी के दिमाग में ये डाउट आएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, तो एकल निर्वाचन आयोग कैसे हुआ? एकल इस प्रकार हुआ, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है वह MP के चुनाव करवाता है, MLA के चुनाव कराता है। तो ये दोनों
एमपी केंद्र सरकार में अपना प्रतिनिधित्व तय करते हैं, और जो एमएलए होते हैं वो राज्य सरकार में अपना प्रतिनिधित्व तय करते हैं। लेकिन इनका चुनाव, इनके निर्वाचन की प्रक्रिया कौन पूरी करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। वहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो स्थानीय स्वशासन के, जो नगर पालिका ग्राम पंचायत होती है, स्थानीय स्वशासन के चुनावों को करवाता है। फिर उसके बाद में आती है कि हमारे जो केग की व्यवस्था है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, केग, वो उनकी भी एकल भूमिका होती है। वह केंद्र और राज्यों को, केंद्र के भी वही होंगे और राज्य के भी वही होंगे। इनके जो ऑडिट्स होते हैं उनकी जांच कौन करते हैं? केग। तो ये एकल केग की व्यवस्था हो गई। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जब हमारे इमरजेंसी होती है तो वहाँ उस दौरान जो हमारे देश का जो शासन होता है वो एकात्मक हो जाता है, अर्थात पूरी जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र के पास चली जाती है। और ऐसा किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ऐसा आर्टिकल 352 के तहत होता है। जब इन विशेषताओं को देखा जाता है तो कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए संघवाद के ऊपर, संघीय शासन व्यवस्था के ऊपर और एकात्मक शासन व्यवस्था के ऊपर कि हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है। हमारे देश में ना तो पूरी तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था है और ना ही एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसी संदर्भ में केसी व्हीलर कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है वह अर्धसंघीय है, मतलब आधा वो संघात्मक है और आधा एकात्मक। ऐसा कौन बोलते हैं? केसी व्हीलर। उसी के बाद में भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है सतपाल वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब मामले में। एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो भारतीय संविधान है उसमें जब उन्होंने उस निर्णय को एक्सप्लेन किया तो उसमें यह स्टेटमेंट दिया गया कि जो भारतीय संविधान है उनकी प्रकृति अर्धसंघीय है। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की, हमारे देश के संविधान के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वह समय एवं परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों है। जो संविधान है वो समय समय पर कभी एकात्मक हो जाता है और कभी वह संघात्मक की भांति व्यवहार करता है। भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर अधिक अग्रसर संघीय प्रकृति का है। और जो कई विद्वानों ने मत दिए उन सभी के मतों से जो एक सारांश निकल के आया, उस सारांश में यह देखा गया कि जो भारतीय संविधान है वह एकात्मकता की ओर अधिक अग्रसर संघीय प्रकृति का है, मतलब उसमें एकात्मक गुण ज़्यादा हैं लेकिन उसकी प्रकृति संघीय की तरह है। ये किस आधार पर कहा गया? तो इसका आधार ये था कि आर्टिकल 249 जो आर्टिकल अनुच्छेद 249 है उसके अनुसार राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र को राष्ट्रीय महत्व के लिए विधि निर्माण करना चाहिए तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। अगर राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से अगर किसी विषय के लिए यह पारित कर दें कि इस विषय पर केंद्र सरकार को विधि बनाना चाहिए और वो राष्ट्रीय महत्व के लिए हो, तो जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है। सेम ऐसे जो आर्टिकल 252 है अर्थात अनुच्छेद 252 है, वह कहता है कि 2 या अधिक राज्य केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने को कहें तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर 2 से अधिक राज्य मिलके केंद्र सरकार को ये बोले कि आपको इस विषय पर कानून बनाना चाहिए तो केंद्र सरकार उस विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वह राज्य सूची का ही क्यों ना हो। उसके बाद में आर्टिकल 253 या अनुच्छेद 253 कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनके क्रियान्वयन के तहत केंद्र राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है। तो ये कैसी व्यवस्था हो गई? ये एकात्मक व्यवस्था की ओर प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें संघीय प्रकृति क्या हुई कि इसमें किसी एक राज्य के कहने पे या केंद्र ने अपनी मनमानी कहीं भी नहीं की। इसमें यहाँ 2/3 बहुमत का प्रावधान रखा गया है, यहाँ 2 से अधिक राज्य का, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन के लिए। तो यही हमारे जो संविधान है या भारत की शासन व्यवस्था है उसकी प्रकृति बताता है कि वह एकात्मकता की ओर अधिक अग्रसर संघीय प्रकृति की शासन व्यवस्था है। अब आता है फिर उसका एक आधार और क्या है, फिर आता है कि आपातकाल में जो केंद्रीकरण होता है उसके बारे में
बताया गया है। आर्टिकल 352 या अनुच्छेद 352 कहता है कि वह उपबंध बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सी स्थिति हो जाएगी जो सारी शक्तियाँ की वो केंद्र के पास चली जाएगी। और इमरजेंसी अभी तक भारत में एक ही बार लगी है। उसके बाद में आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, जिसमें समस्त शक्तियाँ होती है वो किसके बाद केंद्र सरकार में निहित रहती है और केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उस शासन व्यवस्था को चलाते हैं। यहाँ अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन में तो राष्ट्रपति का शासन होगा, राष्ट्रपति का शासन होगा, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उसे केंद्र सरकार ही नियंत्रित, कहीं ना कहीं वो नियंत्रित करती है। अगर हम इस पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष देखना चाहिए, जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक प्रकृति का भी है और संघात्मक प्रकृति का भी है। जो संघवाद होता है वो क्या होता है वो हमने देख लिया। फिर आता है कि जो संघवाद की पूर्णता है और सहजता है उसका आधार संविधान, उसे संघवाद जो होता है उसे लागू करने के लिए जो राज्य और केंद्र में जो मेल मिलाप होता है, जो उनमें समझौते होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो प्रकृति होती है, वह उन संघवाद की पूर्णता और सहजता का आधार होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं कि जो संघात्मक लक्षण होते हैं उसमें होता है कि सर्वोच्च संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगर एकात्मक लक्षणों की बात करें तो एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकल केग, एकल इलेक्शन कमीशन और एकीकृत न्यायपालिका होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा आर्टिकल 249, उसमें क्या था, राज्यसभा कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से कर दे तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। उसके बाद में आर्टिकल 252 ये क्या बोलता है, 2 या अधिक राज्य अगर कानून बनाने को बोले राज्य सूची के विषय पे तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। इसके बाद में आर्टिकल 253 ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात करता है। फिर उसके बाद में आता है आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और फिर आता है आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो आज हमने संघवाद या फेडरलिज्म का जो टॉपिक था उसे हमने कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे।